हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ इस टाइप की चीज़ें बताई थी कि आपको एग्जाम में किस टाइप की चीज़ें आएगी या क्या चीज़ें एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया था, और क्या क्या आपको ध्यान रखना था कि आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके, तो उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, उसी टाइप के एग्जाम में आते हैं, तो मैं कुछ पैटर्न बता रहा हूँ। देखो, अभी जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस टाइप के चांसेस है मोस्टली, क्या आपको 3 इक्वेशन दिए रहेंगे, जैसे ऐसे इनको रूपांतरण समीकरण बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। u1 u2 और u3 के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जैसे आपको यहां पे दिए हुए हैं, ये आपको दिए गए हैं x इक्वल टू u1 u2, इस क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं y इक्वल टू 1/2 u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, और z जो गिवन है आपको u3, ऐसा ये 3 गिवन है। क्लियर है? ऐसे 3 इक्वेशन दिए रहेंगे और पूछ क्या क्या सकता है आपसे, क्या क्या पूछ सकता है। अब सुनिए, ये 3 चीज इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, रूपांतरण समीकरण है। ये रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, रूपांतरण समीकरण है ये। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, आपसे एक चीज, पहली चीज स्केल फैक्टर पूछ सकता है, स्केल गुणांक। क्या पूछ सकता है? पहली चीज स्केल गुणांक। दूसरा आपसे पूछ सकता है ds स्क्वायर पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ग्रेडियंट पूछ सकता है, फाई दे देगा और ग्रेडियंट पूछ लेगा। ग्रेडियंट पूछ सकता है, ग्रेड फाई पूछ सकता है, डाइवर्जेंस पूछ सकता है, कर्ल भी पूछ सकता है, कर्ल का फॉर्मूला भी, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भी, और लाप्लासियन पूछ सकता है। जिसको ये एक चीज कैलकुलेट करना आता है ना, ये वो ये सारे आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब करना क्या, समझना। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, वो सारी चीजें बताई थी। बस वो चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब समझिए, आपको 3 इक्वेशन ऐसे पता होंगे, है ना। आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, समझिए बात को। एक बार तो ये क्वेश्चन आप पॉज करके क्वेश्चन छाप लीजिएगा, है ना। और अब समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। 3 इक्वेशन दिए रहेंगे, आपको करना है ऐसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको आर वेक्टर लिखना है। आर वेक्टर ऐसे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। उसके बाद में एक्स वाई और जेड, इन तीनों के वैल्यू ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिए रहते हैं वहां से पुट करना है। एक्स का वैल्यू u1 डॉट u2, u1 डॉट u2 आई कैप लिख दो इसको। y का वैल्यू 1/2 u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, 1/2 u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर।
फिर z का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ z इज u3 k कैप, ये r वेक्टर है। ठीक है, r वेक्टर तो मिल गया अपने को। अब समझिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है स्केल गुणांक, स्केल फैक्टर। और स्केल फैक्टर का मतलब है आपको h1, h2 और h3 के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो h1, h2 और h3 के लिए आपको सबसे पहले आधार सदिश बेस वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। देखो b1 वेक्टर जो होता है वो होता है डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, ये होता है। क्लियर है क्या? डेल r वेक्टर का u1 के रेस्पेक्ट में हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करें तो जो अपने पास में आएगा वो क्या आएगा, b1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने सिखाया था। और इसका जो मैग्नीट्यूड वगैरह जो आएगा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है h1 e1 कैप, लिख सकते हो आप ऐसे, है ना, लिख सकते हैं ना। लेकिन अभी इसका आप इस मैग्नीट्यूड को छोड़िए, आप ये कैलकुलेट करिए। ठीक है, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, तो r वेक्टर अपॉन u1, तो इसका करिए डिफरेंशिएशन, देखिए इसका अवकलन करिए। तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा u1 के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलन करना ना, इसका अवकलन करना मतलब इसका अवकलन करना, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो पहले टर्म का इसका डिफरेंशिएशन होगा तो u1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो u1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u2 और u3 कांस्टेंट रहेंगे, u2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी के दोनों वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। तो किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करें तो बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट रखना। ठीक है, ये पैटर्न होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो u1 के रेस्पेक्ट में करें तो u2 तो रह गया कांस्टेंट, u1 का हो गया 1 प्लस 1/2। u1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u2 कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का इसका 0 हो गया, इसका तो 0 हो गया, इसका हो गया -2u1 जे के, और इसका u1 के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। तो b1 वेक्टर जो आया अपने पास में वो क्या आ गया, u2 i के प्लस 1/2, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस में आएगा माइनस u1 जे के, ये आ गया b1 वेक्टर। इसका जो परिमाण आता है, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, b1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण होता है, उसी को तो हम लोग h1 बोलते हैं। स्केल फैक्टर जो आता है, इसका परिमाण कैलकुलेट कर लो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे, रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे होता है ना। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले का स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर होगा u2 स्क्वायर प्लस ये तो माइनस के साथ है तो माइनस u1 का स्क्वायर। तो ये h1 जो मिलना है वो क्या मिला, u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर, ये h1 मिल गया। सेम इसी तरीके से h2 कैलकुलेट करना, फिर h3। जो मेन इसमें फंडा है वो h1, h2 और h3 कैलकुलेट करने का ही है। अगर आपको h1, h2, h3 मिल गया, बाकी की सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है स्केल फैक्टर में h1 आ गया अपने पास में। तो ये b1 कैलकुलेट किया, आधार सदिश जिसको बोलते हैं बेसिस वेक्टर, ये बेस वेक्टर, आधार सदिश था ये बेस वेक्टर। b1 मिल गया, इसी तरीके से b2 कैलकुलेट कर लेंगे। b2 के लिए यहां पे u2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसी तरीके से b3 कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया h1, इसको पॉज करके कॉपी कर लो। मैं b2 कैलकुलेट कर रहा हूं और b3, आप b2 b3 बिना देखे भी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर लो। मैं यहां पे कर रहा हूं b2 वेक्टर क्या आएगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है r का, इसका u2 के रेस्पेक्ट में, u2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, u1 कांस्टेंट है, u2 का हो जाएगा 1, तो यहां से आ जाएगा u1 i कैप, u1 i कैप। फिर आगे u2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, u1 का तो हो जाएगा 0 क्योंकि u1 कांस्टेंट है, u2 का जो आएगा, u2 का आएगा 2u2
और इसका हो जाएगा 0 u1 का, क्योंकि u1 कांस्टेंट है, जे कैप। u3 का भी u2 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि u3 कांस्टेंट रहेगा। तो इसका देखो b2 वेक्टर क्या मिला अपने को, b2 वेक्टर मिला u1 i कैप और ये आ जाएगा प्लस u2 j कैप। यहाँ से 0 k कैप आ गया था, u3 का 0 हो गया था ना। इसका मोड कैलकुलेट करेंगे, इसका जो परिमाण आएगा वही तो h2 है, तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ठीक है, ये h1 आ गया, ये h2 आ गया आपके पास। इसी तरीके से h3 भी कैलकुलेट कर ले। h3 देखिए, पहले b3 कैलकुलेट करते हैं। b3 क्या होता है, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। u3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो u3 के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें u3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u1 और u2 कांस्टेंट रहेगा, तो u1 और u2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का 0। इसमें भी u1 और u2 है, इसमें भी कांस्टेंट है सब, तो इसका भी 0 हो जाएगा। बस इसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, केवल 1 k कैप आएगा यहाँ से, है ना। तो पहले टर्म का आएगा 0 i कैप, दूसरे का 0 k कैप, फिर आएगा 1 k कैप, सॉरी ये j कैप आएगा। ठीक है, तो b3 वेक्टर जो मिला आपको वो मिला k कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो परिमाण है, परिमाण देखिए b3 वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड वो h3 के बराबर आएगा। इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 है। ये स्केल फैक्टर मिल गया आपको, ये स्केल गुणांक मिल गए तीनों, h1 h2 और h3 के तीनों वैल्यू मिल गया आपको। बस जो आपको माइंड लगाना था वो यहीं तक लगाना था, h1 h2 h3। बाकी इसके अलावा जो मैंने पूरा लिस्ट बनाया ना कि क्या क्या पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वो कुछ भी पूछे। अब आपको क्या करना है समझ लो, h1 h2 h3 मिल गया। अब देखो हम लोग पता करते हैं कि क्या पूछा गया तो किस तरीके से डील करना है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं कि ये सही आया है कि नहीं। ठीक है, आंसर तो आंसर करेक्ट है। ठीक है, ठीक है आंसर। अब देखिए क्या पूछ सकता है इसके अंदर, एक पूछेगा आपको ds स्क्वायर। ठीक है, एक और चीज पूछ सकता है यहां से। अभी जैसे मैंने बुक में देखा तो वहां पर एक और चीज पूछ सकता है। वहां से एक चीज ये है कि ये बोल सकता है कि ये जो निर्देश तंत्र है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें मैंने एक्स वाई जेड को ऐसे लिखा है, ये लांबिक है, ये ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल ये लांबिक जो होता है उसका रूल ये होता है कि कोई भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे b1 और b2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, या b1 b3 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, या b2 b3 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अरे ऑर्थोगोनल का मतलब ये है जैसे x और y परपेंडिकुलर है, y और z परपेंडिकुलर है, x और z परपेंडिकुलर, इसका मतलब यही होता है ना। तो यहां से एक चीज ये भी बोल सकता है कि ये जो सिस्टम मैंने बनाया है जिसमें x y z ऐसे हैं, वो कैसा है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब लांबिक है। अगर इस तरीके की एक और चीज पूछ ले, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। इसका आप ये एक सब पार्ट और समझ लीजिए यहाँ पे, ये इसमें ए समझ लीजिए, है ना। क्या है जो ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये कैसा है, ऑर्थोगोनल निर्देश तंत्र है, ऑर्थोगोनल सिस्टम है ये, लांबिक निर्देश तंत्र। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से आपका इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्केल गुणांक निकालने में कोई दिक्कत नहीं,
क्या करना है, सबसे पहले आर वेक्टर लिखना है ऐसे, एक्स वाई जेड तो यहाँ पे इक्वेशन दिए रहेंगे, वहां से एक्स वाई जेड लिख दो यहाँ पे, फिर उसका एक बार u1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो b1 आ जाएगा, b1 का मोड निकालोगे तो h1 मिल जाएगा, इस तरीके से h2 और h3 भी निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या कैलकुलेट करना, अभी मैं इस ए पार्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट का ए की बात कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल सिस्टम प्रूव करना है, लांबिक निर्देश अंतर। तो लांबिक निर्देश अंतर कब होगा, लांबिक निर्देश अंतर होगा, ए की बात कर रहा हूं, लांबिक होगा, लांबिक निर्देश तंत्र होगा यदि इट विल बी ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ, कब होगा, जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर लंबवत हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और जब लंबवत होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, cos 90 अगर आ गया, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब cos 90, अगर इसका मतलब क्या होगा, b1 डॉट b2 cos 90 अगर आ गया डॉट प्रोडक्ट में तो cos 90 0 होता है, तो अगर ये लंबवत है परपेंडिकुलर है तो ये 90 आते ही 0 आ जाएगा ना, तो लंबवत होने का मतलब है कि ये लंबवत है। दूसरा साथ ही b2 b3 भी क्या आएगा, इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और b1 b3 का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये तीनों चीजें आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर ये है तो लांबिक होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। एक बार टाइम देख लेता हूं मैं, क्लैरिटी तो है ना, ठीक है दिख रहा। देखिए b1 b2 कैलकुलेट किया था आपने, सिंस b1 b2 क्या है, b1 वेक्टर क्या था आपके पास में, ये रहा, कहाँ गया ये, u2 माइनस u1 वाला था, u2 i कैप माइनस u1 j कैप, ये b1 वेक्टर था। b2 वेक्टर है u1 i कैप प्लस u2 j कैप, और b3 वेक्टर जो है वह आपके पास है क्या है, k कैप है ना, k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहला वेक्टर u2 i कैप माइनस u1 j कैप डॉट b2 वेक्टर ये है u1 i कैप प्लस u2 j कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो i कैप वाले के साथ जाएगा तो u1 u2, ये j कैप वाले के साथ जाएगा तो माइनस u1 u2, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ये तो b1 b2 तो 0 आ गया, ये एक चीज तो ये तो 0 हो गया। सेकंड चेक कर लेते हैं, किसने छापा नहीं है तो पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, b2 b3 चेक कर लीजिए, b2 b2 है u1 i कैप प्लस u2 j कैप, और b3 है k कैप। अब देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट कीजिए, इसमें तो i कैप है ही नहीं, तो i कैप वाले i कैप एक तरीके से है नहीं, इसका मतलब है कि i कैप वाला पार्ट 0 है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। अरे k कैप ही है, इसका मतलब ये ऐसा है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप, ऐसा है, ऐसा ही है ना। केवल k कैप होने का मतलब ये है कि ये दोनों पार्ट 0 है। तो अगर मैं यहां से डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा, i कैप वाले के साथ तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 आ जाएगा, k कैप इधर k कैप नहीं है तो k कैप इधर 0 है तो इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ गया, फाइनली 0 आ गया, दोनों टाइप 0 आ गए। थर्ड देखिए, b1 वेक्टर b3 वेक्टर है u2 i कैप माइनस u1 j कैप, और b3 है k कैप, वो सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गई, इसका भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये
हो गया। तो तीनों देखो, ये तीनों जीरो मिल गए, इसका मतलब कैसा है, ये लांबिक निर्देश तंत्र है। कैसा है, लांबिक निर्देश तंत्र है। ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको पॉज करके छाप लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब देखो वो आगे के H1 H2 H3 कैलकुलेट कर लिए थे, ये सिस्टम यहां से समझ में आ गया। एक और चीज बता देता हूं, वो बाकी के जो बच गए ना वो एक साथ ही आ जाएंगे। अतः लांबिक निर्देश तंत्र है, अतः यह लांबिक निर्देश तंत्र है। हेंस इट इज ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम में डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे सिंपल सी बात समझ में आई। आपको क्या करना है, B1 B2 B3 कैलकुलेट करना है। B1 B2 B3 को ऐसे डॉट प्रोडक्ट करके देख लिया तो लांबिकता या ऑर्थोगोनलिटी का पता चल गया। दूसरा H1 H2 H3 वहां से मिल गया था। अब देखो H1 H2 H3 मिल गया था ना, बाकी की चीजें जो है ये H1 H2 H3 से मिल जाएगी। जो क्वेश्चन के अंदर ये जो सारी चीजें हैं, ये H1 H2 H3 है, तो इसके फॉर्मूले पता होनी चाहिए बस। बाकी H1 H2 H3 डायरेक्ट पुट कर दो वहां पे। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको चीजें बताई थी, क्या देखो क्या क्या कैलकुलेट करना आपको। ये जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आपको ds स्क्वायर कैलकुलेट करना। ds स्क्वायर का वैल्यू होता है u1 h1 सॉरी ये होता है h1 du1 का स्क्वायर, h2 du2 का स्क्वायर, h3 du3 का स्क्वायर, ऐसे होता है। h1 h2 h3 की वैल्यू तो पता चल गया आपको, तो रख दो बस, वैल्यू तो रखना है। h1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये ना, अरे स्क्वायर हो जाएगा ना, h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर है ना, तो h1 का स्क्वायर क्या होता है, h1 क्या है, h1 है रूट है ना। h1 क्या है, सिंस h1 h2 और h3 क्या आया था, ये तो 1 आया था, ये आया था u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, ये भी ऐसा आया था u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। तो देखो ds का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आएगा, h1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इंटू du1 का स्क्वायर चलता रहेगा, प्लस h2 का स्क्वायर कर दो, ये u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर du2 का स्क्वायर। थर्ड वन h3 का स्क्वायर, h3 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस du3 का स्क्वायर। ये लो आपका जो आना था आ गया, ये ds स्क्वायर आ गया। इतना ही कैलकुलेट करना था। इसके अलावा आपको ग्रेडियंट पूछ ले, ग्रेडियंट अगर ग्रेडियंट पूछ ले फाई का, फाई दिया हुआ तो है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला ही पूछेगा आपको, कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा जनरली। ग्रेडियंट पूछेगा फाई का तो डेल फाई फॉर्मूला क्या आएगा, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 कैप बाई H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप बाई H3 डेल फाई बाई डेल U3। क्या करना, H1 H2 H3 के ही वैल्यू पुट करने हैं बस। E1 कैप H1 ग्रेडियंट पूछ लिया, H1 का वैल्यू रखो, H1 का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर, बाकी डेल फाई बाई डेल U1। अगर फाई दिया हुआ तो डिफरेंशिएशन कर देना, जनरली नहीं दिया रहता। H2 का वैल्यू भी यही है, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई बाई बाई डेल U3। H3 का वैल्यू है 1, ये है 1 तो वो हट गया। ये मिल गया आपका ग्रेडियंट। चल लो, ऐसे डाइवर्जेंस भी पूछ लेगा, डाइवर्जेंस में भी H1 H2 H3 की वैल्यू पुट कर देना। ऐसे लाप्लासियन पूछ लेगा, कुछ भी पूछे आपको H1 H2 H3 चाहिए ना, जो कि आपने स्केल गुणांक स्केल फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपना जो गेम है पूरा गेम तो ऊपर ही खत्म हो गया था। जहां पे आपने H1 H2 H3 कैलकुलेट किया था
जहां पे H1 H2 H3 कैलकुलेट कर लिया था, वहीं पर अपना मेन फंडा खत्म हो गया था। उसके बाद तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने हैं, ठीक है। तो एक तो आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ये चीजें ध्यान रखनी है इस चैप्टर के इस यूनिट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, वो चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में तो फिर H1 H2 H3 कैलकुलेट करने हैं बस। तो H1 H2 H3 मिल गया। अब तो किसी का भी फॉर्मूला रखो, डाइवर्जेंस का रखो, उसमें भी H1 H2 H3 रखना, कर्ल का रखो, लाप्लासियन का रखो, कुछ भी रखो, कर पाएंगे। ये मान लो कि ये जो पैटर्न बताया ना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये पैटर्न ध्यान रख लेना, रख पाएंगे, ठीक है। ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये जिसने ये कॉपी नहीं किया है यहाँ से, इसमें कुछ है नहीं। वैसे कॉपी करने का समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार टाइम देख लूँ मैं, 4-5 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो देखो, मैं इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन और बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो सके, क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा ये रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो स्केल गुणांक निकाले, फिर ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ये पता करना है कि लांबिक निर्देशांतर है, कैसा है, लांबिक निर्देशांतर है, ठीक है, ये सिस्टम, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, अगर आइडिया इस टाइप का, जैसे कई बार कैसे ऐसे बोल दिया जाता है, प्रूव करो कि गोलीय निर्देशांतर लांबिक होता है। प्रूव दैट स्फेरिकल सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। सिद्ध करो कि गोलीय निर्देशांतर लांबिक होता है। गोलीय के लिए, गोलीय तो हमने पता है कि लांबिक होता है, लेकिन प्रूव करना उसको, तो प्रूव करने के लिए वो B1 B2 B3 कैलकुलेट कर लो, और B1 B2 B3 का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। अगर वो 0 आ रहे हैं ना, तो वो कैसा होगा, लांबिक होगा। लेकिन उससे पहले मुझे तीनों इक्वेशन चाहिए। अब इसमें तो कुछ देगा नहीं, क्योंकि तीनों इक्वेशन अपने को पता है कि कौन सी इक्वेशन, वो जो x y और z जो थे, वो अपने को गोलीय के लिए तो पता होते हैं ना, स्फेरिकल के लिए याद रखना पड़ता है। क्या होता है, इसके लिए होता है r sin थीटा cos फाई, r sin थीटा sin फाई, और ये आता है r cos थीटा। ये लो, इसके लिए तो ये तीनों रिलेशन पता है। ऐसे बेलनाकार के लिए भी पूछ सकता है, सिलेंड्रिकल के लिए भी। सिलेंड्रिकल के लिए पूछेगा तो ये एक्स वाई जेड के तीनों के वैल्यू वहां से भी पता है उसके भी, ठीक है। तो ये कर पाएंगे डायरेक्ट। अब देखो, अगर B1 B2 B3 की बात करें, तो मैं इसको ऐसे लिखना है, R वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। और ये जो होता है क्या, तो R वेक्टर x का वैल्यू रख दो, R साइन थीटा cos फाई आई कैप, y का वैल्यू रख दो, R साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस R cos थीटा के कैप। ये आ गया तीनों के वैल्यू, R वेक्टर आ गया। तो B1 B2 B3 कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैसे, B1 क्या आएगा, B1 वेक्टर होता है डेल R वेक्टर अपॉन डेल U1, ऐसे होता है। लेकिन अपने को तो U1 पता है, यहाँ पे क्या है, U1 U2 U3 का तो पता है। गोलीय निर्देशांतर है तो U1 को लिखते हैं हम लोग R से, U2 होता है वो थीटा होता है, और U3 जो होता है वो फाई होता है, ये तो पता ही है। तो ये अगर कैलकुलेट करना है तो डेल R वेक्टर अपॉन डेल R करना पड़ेगा। यहाँ पे अब R से थोड़ा पंगा हो गया ना, ये R वेक्टर लेना थोड़ा गलत हो जाएगा। इस R वेक्टर की जगह आप L ले लो, L लिख दो, ताकि आप उलझो नहीं यहाँ पे, है ना। ये कैपिटल R लिख दो, ये बेटर रहेगा, कैपिटल R लिख दो, ये लो। तो R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना तो B1 मिल जाएगा, फिर R2 के रेस्पेक्ट में कर लेना B2 मिल जाएगा। यहां से आपको स्केल इफेक्ट और इस तरीके से B3 मिल जाएगा। इनके मोड निकालोगे तो H1 H2 H3 मिल जाएगा। अरे कर पा रहे हो ना ये,
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप की चीज़ें और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके।